स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि देश में लॉकडाउन की अफवाह पर सरकार की सफाई, घबराने की नहीं है जरूरत। ईरान इजरायल युद्ध के बीच लोगों में चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन लगने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराने की जरूरत नहीं है। जब सरकार का साफ कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और प्रधानमंत्री हर स्तर पर इसकी लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही साथ जमाखोरी करने वालों को भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में साफ है कि फिलहाल देश में लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति नहीं है और लोगों को सामान्य जीवन जारी रखना चाहिए। कब आएगी मैट्रिक रिजल्ट, जाने लेटेस्ट अपडेट। दरअसल बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसएबी 10वीं का रिजल्ट मार्च के आखिरी सप्ताह में जारी कर सकती है। यह कॉपी जांच और फिर टावर वेरिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, इसीलिए रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है। यह ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिजल्ट 30 या फिर 31 मार्च 2026 तक जारी होने की संभावना जताई गई है। यह पिछले साल भी बिहार बोर्ड ने मार्च के अंत में ही परिणाम घोषित किया गया था, इसलिए इस बार भी उसी पैटर्न को माना जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर से ऑनलाइन मार्कशीट देख सकेंगे। ट्रेन में नहीं मिल रही है सीट तो बस बनी सहारा। दरअसल बात है कि बिहार में ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण लोगों ने बसों का रुख किया है और इसका सीधा फायदा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होली ईद के समय यात्रा बढ़ने से ट्रेनों में लंबी वेटिंग हो गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बस से सफर करना शुरू किया है। इसी दौरान बीएसआरटीसी की बसों ने एक महीने में करीब 73,000 यात्रियों को सफर करा करके नया रिकॉर्ड बनाया है। परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और फिर गया जैसे रूटों पर सबसे ज़्यादा भीड़ रही है। कई बसों में सीटें पूरी तरह से भर गई है और फिर औसतन सीट ऑक्यूपेंसी 90% से ज़्यादा रही है। खास करके बाहर काम करने वाले मजदूर और फिर छात्र ट्रेन में टिकट नहीं मिलने पर बस से घर लौटे हैं। नीतीश कुमार का महिलाओं में बढ़ता क्रेज, दिल्ली जाने की चर्चा से बड़ी चिंता। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों ये चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबरों में से लोगों में भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, या खास करके महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर के। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने नीतीश कुमार के प्रति समर्थन दिखाया है और उनके बिहार में ही बने रहने की इच्छा जताई है। लोगों का कहना है कि उनकी योजनाओं से सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को मिला है, इसलिए उनमें खासकर लगाव देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने पिछले कई वर्षों में महिलाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, जीविका समूह और फिर आरक्षण जैसी योजनाएं लागू की है, जिससे महिला वोटर उनका मजबूत आधार बन गई है। यही वजह है कि जब भी उनके पद छोड़ने या दिल्ली जाने की चर्चा होती है तो महिला समर्थकों में चिंता दिखने लगती है। नीतीश कुमार तुरंत देंगे इस्तीफा या 6 महीने तक रह सकते हैं सीएम, जाने क्या कहता है संविधान। दरअसल बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो क्या उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना होगा या वे कुछ समय तक पद में बने रह सकते हैं। जो नियम के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति विधायक या विधान परिषद सदस्य नहीं रहता है तब भी वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है, लेकिन इस दौरान उसे किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या फिर मुख्यमंत्री रह सकता है। या अगर इस अवधि में वह विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता तो फिर उसे पद छोड़ना पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं या कोई पद छोड़ते हैं तो भी वे कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, खास करके 6 महीने तक। हालांकि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जब नेता पद बदलने का फैसला करता है तो वह ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करता और जल्द ही इस्तीफा दे देता है, ताकि नई सरकार बन सके। इसलिए बिहार में अभी सस्पेंस बना हुआ है कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा देंगे या फिर नियम के अनुसार कुछ महीनों तक पद पर बने रहेंगे।
भारत का अनोखा रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन से उतर करके पैदल ही पहुंचते हैं विदेश। जी हां, दरअसल बात है कि भारत में एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन से उतरते ही आप कुछ ही मिनट में पैदल चल करके दूसरे देश पहुंच सकते हैं। ये स्टेशन बिहार के अररिया जिला में स्थित जोगबनी रेलवे स्टेशन है, जो भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल भी पास बना हुआ है। यहाँ से नेपाल की सीमा इतनी नज़दीक है कि लोग ट्रेन से उतर करके सीधे पैदल बॉर्डर पार करते हैं। जोगबनी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नेपाल का विराटनगर शहर शुरू होता है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा व्यवस्था होने की वजह से दोनों देशों के नागरिकों को जाने आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। यही कारण है कि रोज़ बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से जोगबनी पहुँचते हैं और वहाँ से पैदल नेपाल चले जाते हैं। ये स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का अंतर्गत आता है और फिर भारत नेपाल के बीच व्यापार और यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से भारत का सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन यात्रा खत्म होते ही विदेश की यात्रा शुरू हो जाती है। नीतीश के बाद कौन बनेगा सीएम? बीजेपी के पैटर्न पर प्रोफेसर ने बताए 4 नाम, सियासत में हलचल। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच एक राजनीतिक विश्लेषक, जिन्हें लोग प्रोफेसर साहब कहकर के बुलाते हैं, उन्हें बीजेपी के पिछले फैसलों का पैटर्न देख करके 4 संभावित नाम बताए हैं। उनका कहना है कि भाजपा अब बड़े चेहरे की जगह ऐसे नेताओं को आगे करती है जो कम चर्चित लेकिन संगठन के मजबूत और मेहनती हो। इसीलिए इस बार भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। वहीं पर प्रोफेसर के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए जिन 4 तरीके के नेताओं पर ध्यान दिया जा सकता है, उनमें अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के नेता ज्यादा आगे रहेंगे। उनका कहना है कि भाजपा अब सामाजिक संतुलन को ध्यान में रख करके फैसला कर सकती है, इसलिए सिर्फ बड़े या फिर स्वर्ण चेहरे को चुनना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में चल रहे कई नाम सिर्फ अटकलें हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री तय करने में दिल्ली और फिर संगठन दोनों की भूमिका होगी, इसीलिए अंतिम फैसला अचानक भी हो सकता है, जैसे भाजपा ने कई राज्यों में किया है। इसी वजह से नीतीश कुमार के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बिहार में 10,337 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की सतह तैयार, गांव की सूरत बदलने की तैयारी। दरअसल बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रही बड़ी योजना में अब तक 10,337 किलोमीटर लंबी सड़कों की सतह तैयार कर ली गई है। ये काम ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गांव और फिर शहर के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस योजना के तहत बिहार में कुल लगभग 30,843 किलोमीटर सड़कों को बनाने और सुधारने का लक्ष्य रखा है। जब प्रशासन ने करीब 18,019 ग्रामीण सड़कों के निर्माण और फिर मरम्मत को मंजूरी दे दी है, जिससे आने वाले समय में गांव में आवागमन काफ़ी आसान हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेजी से काम शुरू हुआ है और फिर कई जगह सड़क बनने के बाद लोगों को बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुँचने में काफ़ी सुविधा मिलने लगी है। बिहार में दिन दहाड़े बैंक लूट, हथियारबंद बदमाशों ने 1,30,000 रुपये लूटे, इलाके में हड़कंप। दरअसल बात है कि बिहार में मधेपुरा जिला में दिन दहाड़े बैंक लूट की बड़ी घटना सामने आई है। मधेपुरा जिला के भर्राही थाना क्षेत्र के मुरहो स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में 3 हथियारबंद बदमाश घुस गए और करीब 1,30,000 रुपये लूट करके फरार हो गए। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है, जब बैंक में ग्राहक और फिर कर्मचारी मौजूद थे। बताया जाता है कि एक बदमाश गेट पर खड़ा रहा, जबकि 2 अंदर घुस करके कर्मचारियों को धमकाने लगे। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की और मेजर को हथियार दिखा करके कैश लॉकर खुलवाया। लूट के बाद सभी आरोपी बाइक से भाग निकले। घटना के समय बैंक का सीसीटीवी भी बंद था, जिससे पहचान में परेशानी हो रही है। वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है और बदमाशों की तलाश जारी है। दिन दहाड़े बैंक लूट की इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश निशांत की बंद कमरे में मुलाकात, जेडीयू में बदलाव की चर्चा तेज, क्या नई रणनीति बन रही है? दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की बंद कमरे में हुई मुलाकात की खबर सामने आ गई। जब बताया जाता है कि इस मुलाकात के बाद पार्टी के कई
वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत हुई है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अंदर कुछ बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में निशांत कुमार लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने और फिर आने वाले राजनीतिक दौर की रणनीति पर चर्चा हुई है। इसी वजह से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नई भूमिका तय की जा रही है या नेतृत्व परिवर्तन की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी बदलाव की पुष्टि नहीं की गई है और पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सामान्य राजनीतिक बैठकें हैं। बिहार में 2,37,000 लोगों का राशन कार्ड आधार लिंक बाकी, 31 मार्च के बाद रुक सकता है राशन। जहां बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी चेतावनी जारी की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार बिहार में अभी भी करीब 2,37,000 लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है। जहां सरकार ने साफ कहा है कि 31 मार्च तक ई-केवाईसी और फिर आधार लिंकिंग जरूरी है, नहीं तो फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस से मिलने वाला राशन बंद किया जा सकता है। जहां विभाग का कहना है कि आधार लिंकिंग का मकसद फर्जी राशन कार्ड हटाना और फिर सही लोगों तक अनाज पहुंचाना है। इसी वजह से सभी लाभार्थियों को परिवार के हर सदस्य का आधार लेकर के नज़दीकी राशन दुकान पर जाकर के बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराना जरूरी किया गया है। बिना वेरिफिकेशन के अब राशन नहीं दिया जाएगा। बिहार में हीट वेव का अलर्ट, तेज हवा के बीच बड़ी गर्मी। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ साथ हीट वेव की चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज धूप और फिर गर्म हवा चलने से तापमान तेजी से बढ़ सकता है, जिसका असर आम लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार बढ़ती गर्मी को देखते हुए कुछ जगह पर बसों के समय में बदलाव किया गया है ताकि यात्रियों को दोपहर की तेज गर्मी से बचाया जा सके। जब प्रशासन ने स्कूल, परिवहन और फिर स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खास करके बच्चों और फिर बुजुर्गों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि गर्मी और फिर लू से बचाव के लिए पानी ज़्यादा पिएं, धूप में निकलते समय सिर ढकें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और फिर बढ़ने की संभावना जताई है, इसीलिए लोगों को सावधान बरतने को कहा गया है। पेट्रोल डीजल की अफवाह से पंपों पर लंबी लाइन, लोग बोले क्या सच में बढ़ेंगे दाम। दरअसल बिहार के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल को लेकर के फैली अफवाह के कारण पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी कतारें लग गई। जब लोगों को यह खबर मिली है कि ईंधन की यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने वाली है या सप्लाई कम हो सकती है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग गाड़ियों में तेल भरवाने पहुंच गए हैं। इससे कई जगहों पर भीड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल की कोई भी कमी नहीं है और न ही सप्लाई बंद होने वाली है। विभाग ने कहा कि कुछ गलत खबर फैलने के कारण लोग घबरा गए और पंपों पर भीड़ लग गई। तेल कंपनियों ने भी बताया है कि ईंधन की आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। जब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना वजह भीड़ न लगाएं। अधिकारियों का कहना है कि गलत सूचना फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। बिहार में नहीं रुकेगी दाखिल खारिज का काम, दूसरे अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी। दरअसल बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दाखिल खारिज यानी कि जमीन से जुड़े हुए काम बंद नहीं होंगे। सरकार ने व्यवस्था की है कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी और फिर कानून को अंचल कार्यालयों का प्रभार संभालेंगे ताकि लोगों का काम प्रभावित न हो। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े हुए काम रोकने लगे थे। इसे देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। अब अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे दाखिल खारिज, जमीन म्यूटेशन और फिर संबंधित कार्यों को जारी रखें। अधिकारियों का कहना है कि जनता को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जमीन से जुड़े जरूरी काम नियमित रूप से जारी रखें ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और काम समय पर पूरा हो सके। नीतीश की राह पर निशांत, जनता दरबार लगा करके सुनेंगे लोगों की समस्या। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि वे भी अपने पिता नीतीश कुमार की तरह जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्या सुनेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आम लोग सीधे आकर के अपनी परेशानी बता सकेंगे और मौके पर ही समाधान की कोशिश की जाएगी। जानकारी के अनुसार जनता दरबार की व्यवस्था उसी तरह से होगी जैसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाया करते थे। इसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हाल के दिनों में निशांत कुमार का नाम लगातार चर्चा में है, इसलिए इस तरीके के पहल को भविष्य की राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। दिन में बेचते थे फल, रात में करते थे बाइक चोरी, गिरोह का सरगना गिरफ्तार।
दरअसल बिहार में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। हैरानी की बात यह है कि गिरोह के सदस्य दिन में फल बेचने का काम करते थे और रात में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जब पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। सीसीटीवी और फिर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को इस गिरोह के बारे में पता चला। छापेमारी के दौरान आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से चोरी की बाइक बरामद की गई। क्या बिहार में बीजेपी का होगा सीएम? अमित शाह ने दिया बड़ा जवाब। दरअसल बात यह है कि एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया है कि क्या इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला गठबंधन की पार्टियां मिलकर के करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले एनडीए के सभी साथी बैठ करके तय करते हैं और भाजपा भी अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। अमित शाह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे इतने भोले नहीं हैं कि इस सवाल का सीधा जवाब दे दें। उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी किसी नाम पर फैसला नहीं हुआ है और सही समय आने पर ही घोषणा कर दी जाएगी। उनके इस बयान के बाद बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के चल रही अटकलें तेज हो गई है। बच्चों को नेपाल घुमाने गए गुरुजी नशे में गिरफ्तार, बॉर्डर पर खुली पोल। दरअसल बिहार के सुपौल जिला से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर नेपाल ले गए थे, लेकिन लौटते समय वे शराब के नशे में पकड़े गए। जब इंडो नेपाल बॉर्डर की भीमनगर चेक पोस्ट पर जांच के दौरान मद्य निषेध विभाग ने 5 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि ये शिक्षक मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत बच्चों को घुमाने ले गए थे। नेपाल में घूमने के दौरान उन्होंने शराब पी ली और बिहार लौटते समय ब्रेथ एनालाइजर जांच में नशे की पुष्टि हो गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। जब घटना के बाद शिक्षा विभाग में हरकत मच गया और अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों की इस लापरवाही पर सस्पेंशन समेत सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी 25 दिन बाद बुक होगा गैस सिलेंडर, अब घर घर मिलेगा होम डिलीवरी सुविधा। दरअसल बात है कि रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलपीजी सिलेंडर की अगली बुकिंग 25 दिन बाद की जा सकेगी। जब पहले कई जगह पर 35 से 45 दिन का इंतजार करना पड़ता था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। नई गाइडलाइंस के अनुसार गैस कंपनियों ने वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम को मजबूत किया है। अब ग्रामीण इलाकों में भी एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बुकिंग के बाद सिलेंडर सीधे घरों तक पहुंचाया जाएगा। जय इससे कालाबाजारी और फिर फर्जी डिलीवरी पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि हर उपभोक्ता को समय पर गैस मिल सके और कोई भी ज़्यादा सिलेंडर जमा ना कर सके। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्र में सप्लाई को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और फिर लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत नेपाल सीमा के किशनगंज के दिगलबैंक चेक पोस्ट पर सुरक्षा कड़ी, मेटल डिटेक्टर से हो रही है जांच। दरअसल किशनगंज जिले के भारत नेपाल सीमा स्थित दिगलबैंक चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अब नेपाल से भारत आने जाने वाले सभी यात्रियों को सख्त जांच से गुजरना पड़ रहा है। चेक पोस्ट पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और हर व्यक्ति की तलाशी लेने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। यह नई व्यवस्था के तहत आने जाने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये कदम सीमा पर अवैध गतिविधि, तस्करी और फिर संदिग्ध लोगों की आवाजाही रोकने के लिए उठाया गया है। आधुनिक मशीन लगाने से जांच प्रक्रिया और तेज और फिर सख्त हो गई है। वहीं पर सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और फिर प्रशासन की संयुक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार जरूरत पड़ने पर और भी सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे ताकि सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। 30 मार्च तक ही नीतीश राज या खरमास के बाद नया सीएम, बिहार की सियासत पर सस्पेंस बरकरार। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 30 मार्च तक ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर खरमास खत्म होने के बाद नया मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिससे सत्ता परिवर्तन को लेकर के अटकलें और तेज हो गई है। या सूत्रों के अनुसार नियम के तहत उन्हें विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है और 30 मार्च तक इस्तीफा की चर्चा है। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि नई सरकार का गठन खरमास खत्म होने के बाद ही होगा, या क्योंकि इस दौरान शपथ ग्रहण जैसे शुभ काम नहीं किए जाते। इस कारण नई सरकार का फैसला अप्रैल के मध्य तक टल सकता है।
पटना से पूर्णिया तक बदलेगा मौसम, 28 और 29 मार्च के बीच कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 मार्च के दौरान बिहार के कई जिलों में तेज बारिश, तेज हवा और फिर गरज चमक की संभावना है। जब पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा, भागलपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और फिर हवा के दबाव में बदलाव की वजह से ये मौसम बन रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर तेज हवा, वज्रपात और फिर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पर प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। खास करके खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। या किसानों को भी मौसम को देखते हुए फसल की सुरक्षा करने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवा और फिर बारिश से नुकसान हो सकता है। बिहार के गन्ना किसानों को बड़ी राहत, जल जमाव की समस्या खत्म करने की तैयारी। जब बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने गन्ना खेती वाले इलाकों में जल जमाव की समस्या को खत्म करने के लिए अस्थायी समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गन्ना उद्योग विभाग और फिर जल संसाधन विभाग ने संयुक्त रूप से इस पर काम शुरू किया है, क्योंकि खेतों में पानी भरने से किसानों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अधिकारियों के अनुसार कई जिलों में सर्वे करके जल निकासी की योजना बनाई जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सिवान और बेगूसराय जैसे जिलों में नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और फिर कई योजनाओं के जरिए हजारों एकड़ जमीन से पानी निकालने की तैयारी की जा रही है। 31 मार्च तक बिजली बिल जमा नहीं किया तो कटेगा कनेक्शन, मुजफ्फरपुर सर्किल का अल्टीमेट। दरअसल बिहार में बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक जिन लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किया है, उनका कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जाएगा। इसके लिए नो पेमेंट नो पावर अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मुजफ्फरपुर के साथ साथ सीतामढ़ी और फिर शिवहर जिलों में भी बकाया बिल की वसूली तेज कर दी गई है। जब विभागीय आंकड़ों के मुताबिक हजारों उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए का बकाया है और कई कनेक्शन पहले से ही काटे जा चुके हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। यह बिजली विभाग ने विशेष टीम बनाकर के घर घर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की गई है कि समय रहते बिजली बिल जमा कर दें। अधिकारियों का कहना है कि ये तारीख के बाद कार्रवाई और तेज होगी और फिर बकाया रहने पर तुरंत लाइन काट दी जाएगी। नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, सीएम पद खाली नहीं है। जी हाँ, आज जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान से सियासत में नया संदेश। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उनके मुताबिक जो लोग नीतीश कुमार के हटने की बात कर रहे हैं वे जल्दबाजी कर रहे हैं और अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। खालिद अनवर ने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश दिया है, इसलिए अभी मुख्यमंत्री बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक नीतीश कुमार खुद इस्तीफा नहीं देते तब तक नया मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में यह संदेश गया है कि जेडीयू अभी सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान सिर्फ सफाई नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी हो सकता है। बिहार की सत्ता की चाबी नागपुर में, बीजेपी नेताओं की आरएसएस मुख्यालय दौड़ से गरमाई सियासत। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब भाजपा के कई बड़े नेताओं के नागपुर जाने की खबर सामने आई है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, इसीलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के अंतिम फैसला वहीं से हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल कुछ नेता दिल्ली के साथ साथ नागपुर की भी चक्कर लगा रहे हैं। इसे लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार की राजनीति का फैसला अब राज्य में नहीं बल्कि आरएसएस मुख्यालय में हो रहा है। हालांकि भाजपा की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा में बड़े फैसलों से पहले संगठन और फिर विचारधारा से जुड़े नेताओं से राय लेना आम बात है, इसीलिए नागपुर की हलचल को उसी नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के भविष्य और फिर नए मुख्यमंत्री की चर्चा के बीच इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को और ज़्यादा गरमा दिया है। कटिहार में भाईचारे की मिसाल, मस्जिद के सामने सुरक्षा कवच बना करके खड़े हुए राम भक्त। दरअसल बिहार के कटिहार जिले में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। जब जुलूस एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था
तब हिंदू युवाओं ने खुद आगे आकर के मस्जिद के सामने मानव श्रृंखला बना करके सुरक्षा घेरा बना लिया ताकि किसी तरह की गलतफहमी या फिर तनाव की स्थिति पैदा ना हो। ये दृश्य इलाके में भाईचारे की अनूठी मिसाल बन गया। जी हाँ, बताया जाता है कि जुलूस के दौरान कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हाथ पकड़ करके कतार बना ली और ये सुनिश्चित किया कि मस्जिद या फिर आसपास मौजूद लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। युवाओं ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ शांति बनाए रखना और ये संदेश देना था कि सभी धर्म के लोग मिल करके रह सकते हैं। इस घटना के बाद प्रशासन और फिर स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की है। लोगों का कहना है कि कटिहार की पहचान हमेशा गंगा जमुनी तहजीब से रही है और ऐसे मौके समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि बांटने का। यह घटना दिखाती है कि आपसी सम्मान और समझदारी से किसी भी तनाव को टाला जा सकता है। पटना में नकली नोटों का बड़ा खुलासा, इटली से लौटा युवक समेत 4 गिरफ्तार, 2 लाख के जाली नोट बरामद। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जहां अगम कुआं थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 100, 200 और फिर 500 रुपये के करीब 2 लाख रुपये से ज़्यादा के जाली नोट बरामद हुए हैं। जब पुलिस के अनुसार ये कोई भी छोटा मामला नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि मुख्य आरोपी इटली से पढ़ाई करके लौटा था और तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधे में लगा। गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाई भी शामिल है और जांच में गिरोह के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े होने की बात सामने आई है, जहां पर नोट छापे जाने की आशंका है। जब पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह या फिर राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आगे और फिर गिरफ्तारियां हो सकती है और पूरे सिंडिकेट को खत्म करने की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस लड़की को देख रहे हैं, इसका नाम खुशबू पांडे है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये हमेशा हिंदुत्व को लेकर के बात करते हैं, जो कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये दूसरे धर्मों को टारगेट करते हैं, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं और दूसरे धर्मों को लेकर के गलत बातें बोलते हैं। अभी हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक मस्जिद को शौचालय बता करके वीडियो बना करके वायरल किया गया है। खुशबू पांडे, जो कि बिहार की ही रहने वाली है और हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने के बारे में बात करते हैं। अक्सर उनके वीडियोस वायरल होते हैं और इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई भी नहीं करती है। ये बड़ी बात है। जी हाँ, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, अगर एक दूसरे को जुदा करने की कोई कोशिश करेगा तो उन पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को एक्शन में लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर खुशबू पांडे लगातार दिन ब दिन नफरत परोसती रहती है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये बड़ा सवाल है। उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, इबादतगाह मस्जिद को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके बाद विवाद तेज हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस पूरे मुद्दे ने कानून व्यवस्था और फिर सामाजिक सौहार्द को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यह हिंदुस्तान है, ये सब धर्म के लोग मिल करके इसको सोने की चिड़िया बना रहे हैं, लेकिन इसी सोने की चिड़िया को ये लोग जला करके खाक करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके के लोग अगर इसी तरह से खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो नुकसान तो हमारे देश को ही होगा, हमारे देश के लोगों को ही होगा। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वे किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोले। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि बिहार में एक विवादित बयान को लेकर के बवाल मच गया है। खुशबू पांडे द्वारा दिए गए कथित बयान में इबादतगाह मस्जिद को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुल्ला मुक्त भारत जैसे नारों को लेकर भी विवाद गहरा गया है। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मरीजों के पर्चे पर एक डॉक्टर का नाम लिखा जा रहा है, लेकिन इलाज कोई दूसरा डॉक्टर कर रहा है। यह सवाल यह है कि आखिर ये लापरवाही है या फिर सिस्टम में कोई बड़ा खेल चल रहा है। यह कई महीनों से चल रही इस गड़बड़ी पर अब प्रशासन भी हरकत में आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मरीजों की जान के साथ ऐसा खेल आखिर कब तक चलता रहेगा। इसी तरह की खबरें देखने के लिए तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ एक अजीब और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पर ओपीडी पर्ची पर एक डॉक्टर का नाम लिखा जाता है, लेकिन मरीजों का इलाज कोई दूसरा डॉक्टर करता है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में ओपीडी की पर्ची डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद के नाम से काटी जा रही है, लेकिन जब मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचते हैं तो फिर वहां पर डॉक्टर मोहम्मद जावेद मौजूद रहते हैं और वही मरीजों का इलाज करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से इसी तरह के काम अस्पताल में चल रहा है। मरीज जिसका नाम चांद है, उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने पर्ची पर डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद का नाम देखा और चैम्बर में पहुंचे तो फिर वहां डॉक्टर अमरेंद्र नहीं थे, बल्कि उनकी जगह दूसरे डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद कहाँ है और उसके नाम पर दूसरे डॉक्टर मरीजों का इलाज क्यों कर रहे हैं। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लाखों की आबादी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। इससे पहले भी यहां पर लापरवाही और फिर अनियमितता के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर के किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जाएगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और क्या इस तरीके की लापरवाही पर रोक लग पाती है या नहीं। फिलहाल ये मामला स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर करता है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर मरीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज की पारंपरिक पहचान अब राजभवन तक पहुंच गई है। यहाँ की महिलाओं की मेहनत और हुनर को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की गई जब सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने राज्यपाल को खास खेता स्टॉल भेंट किया। इस मुलाकात में सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और फिर स्थानीय समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई है। यह सवाल यह है कि क्या इस पहल से सीमांचल को नई पहचान और फिर गति मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बिहार के राज्यपाल सैयद अता हुसैन से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान सांसद ने राज्यपाल को किशनगंज की शहरसावादी महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित पारंपरिक खेता स्टॉल भेंट किया है। यह स्टॉल केवल एक उपहार नहीं बल्कि सीमांचल की संस्कृति, कला और फिर महिलाओं की मेहनत का प्रतीक माना जाता है। यह बताया जा रहा है कि शहरसावादी महिलाओं की ये कढ़ाई कला काफी पुरानी है और आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं इससे जुड़ करके आत्मनिर्भर बन रही है। यह सांसद का ये कदम स्थानीय हस्तशिल्प को राज्य स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान सिर्फ सांस्कृतिक पहल की नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। जहां सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने किशनगंज और फिर पूरे बिहार के विकास से जुड़े विषयों को राज्यपाल के सामने में रखा। खास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज केंद्र से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर के गंभीर बातचीत हुई है। जहाँ इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा और फिर राज्य केंद्र के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने इन क्षेत्रों में तेजी लाने और स्थानीय लोगों की समस्याओं समाधान करने की अपील की है। राज्यपाल सैयद अता हुसैन ने सांसद की बातों को ध्यान में से सुना और विकास कार्यों में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें एक तरफ स्थानीय कला को सम्मान मिला है तो दूसरी तरफ विकास से जुड़े मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया है। यह कुल मिलाकर के ये पहल किशनगंज की पहचान को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय समस्याओं को समाधान की दिशा में ले जाने का एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इन चर्चाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखता है और सीमांचल को इसका क्या फायदा मिलता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बंगाल चुनाव से पहले एआईएमआईएम के अंदर ही अब सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के नेता आसिम वकार ने खुद अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। मामला हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को लेकर है, जिस पर अब एआईएमआईएम के भीतर ही विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। जब सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर चुनाव से पहले रणनीति को लेकर के मतभेद खुल करके सामने आ रहा है। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार चर्चा विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष नहीं बल्कि एआईएमआईएम के अंदरूनी विवाद की हो रही है। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाते हुए हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को लेकर की नाराजगी जताई है। जहां आसिम वकार का कहना है कि जिस तरह से पार्टी बंगाल में अपनी सियासी रणनीति बना रही है उससे कार्यकर्ताओं और फिर जमीनी नेताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि पार्टी को अपने फैसले में पारदर्शिता रखनी चाहिए और जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है,
लेकिन गठबंधन की राजनीति हमेशा आसान नहीं होती है, खास करके जब पार्टी के भीतर ही इस तरह के मतभेद सामने आने लगे तो इसका सीधा असर चुनाव प्रदर्शन पर पड़ सकता है। हुमायूं कबीर के साथ संभावित गठबंधन को लेकर के पहले ही कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब जब पार्टी के अंदर ही विरोध की आवाज उठी है तो फिर ये मामला और गंभीर हो गया है, जैसे ये साफ संकेत मिलता है कि AIMIM के भीतर रणनीति को लेकर के एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस तरीके के बयान चुनाव से ठीक पहले पार्टी की छवि पर असर डाल सकते हैं। विरोधी दल भी इसे मुद्दा बना करके AIMIM को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, किशनगंज में रामनवमी पर्व को लेकर के गंगा जमीनी की तहजीब यहां पर दिखी है, जब शोभा यात्रा के साथ हिंदू मुस्लिम का मेल देखा गया है। यह किशनगंज एक बार फिर से भाईचारे की मिसाल बनकर के सामने आया है। रामनवमी के मौके पर जहां पर एक तरफ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे खास बात यह रही है कि मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके शामिल हुए और भाईचारे का संदेश दिया। तो दरअसल बात है कि किशनगंज में रामनवमी के अवसर पर भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न इलाकों में गुजरती हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जहाँ डीजे की धुन पर लोग भक्ति गीतों में झूमते नजर आए, वहीं पर युवाओं ने अलग अलग वेशभूषा में करतब दिखा करके माहौल को और भी उत्साहपूर्वक बना दिया। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात रही कि हिंदू मुस्लिम एकता की झलक। यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए और जुलूस का स्वागत किया। जहाँ कई जगहों पर पानी और फिर शरबत की व्यवस्था की गई, जिससे यह साफ दिखा है कि किशनगंज में आज भी भाईचारा जिंदा है और लोग मिलजुल करके हर त्योहार को मनाते हैं। वहीं पर महिलाओं की भी इस शोभा यात्रा में शानदार भागीदारी देखने को मिली, जब कई महिलाएं पगड़ी बांध करके बाइक पर सवार होकर के यात्रा में शामिल हुए, जो इस आयोजन की एक अलग पहचान बन गई है। पूरे शहर में भक्ति और फिर उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। वहीं पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए थे और कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान एक एम्बुलेंस जुलूस में फंस गई थी, जिसे तुरंत रास्ता देकर के आगे बढ़ाया गया, जिससे मानवता की भी मिसाल देखने को मिली। वहीं पर किशनगंज की ये तस्वीर एक बड़ा संदेश देती है, जहां पर देश के कई हिस्सों में धर्म के नाम पर तनाव देखने को मिलता है, वहीं पर किशनगंज में लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होकर के मोहब्बत और भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं। ये नजारा बताता है कि असली ताकत नफरत में नहीं बल्कि एकता और भाईचारे में होती है, और किशनगंज आज भी उसी राह पर चल रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, अमेरिका, इजराइल और फिर ईरान युद्ध के कारण भारत समेत दुनिया भर में तेल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। तेल संकट के कारण एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन की चर्चा हो रही है। कोरोना जैसे लॉकडाउन को लेकर के देश में अफवाह चरम पर है। लॉकडाउन की अफवाहों पर अब मोदी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जब सरकार ने लॉकडाउन लगने को लेकर के साफ इनकार किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचार में नहीं है और ये खबरें पूरी तरह से गलत है। जब सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में सामान्य स्थिति बनी हुई है। दोनों मंत्रियों ने देश के नागरिकों से शांत और फिर जिम्मेदार रहने की अपील की है। जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने संसद के बाहर कहा कि हालात काबू में है। पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि लॉकडाउन को लेकर के फैल रही अफवाह पूरी तरह से गलत है। डर का माहौल ना बनाएं, सरकार का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। वहीं पर किरण रिजिजू ने लॉकडाउन पर कहा कि नहीं, ये सब अफवाह कौन उड़ा रहा है। पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दी है। राज्य सरकारों से कहा कि कोई भी होर्डिंग ना करें। भारत सरकार के कंट्रोल में पूरी स्थिति है। आम लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए टॉप लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक, यहाँ तक कि पीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर के एक्स पर पोस्ट करके जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास 2 विकल्प थे, या तो अन्य सभी देशों की तरह भारत के नागरिकों के लिए कीमतों में भारी वृद्धि करें या फिर अपने वित्त पर बोझ उठाएं, ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से सुरक्षित रहें। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पिछले 4 वर्षों से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर से वित्तीय स्थिति को लेकर के बोझ उठाने का फैसला किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अप्रैल महीने की सुबह सुबह पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी और टैक्स समेत 11 नियम बदलने वाले हैं, जिससे आपकी जेब पर सीधी असर पड़ेगी। जी हाँ,
आपको बता दें कि 2026-27 शुरू होने के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर आपकी रसोई के बजट, आपकी बचत और आपके खर्च करने के तरीके पर पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और विभिन्न नियामक संस्थानों ने टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और आवश्यक सेवाओं को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी की है। अगर आप इन बदलावों के प्रति पहले से सजग नहीं रहते हैं तो फिर आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर आपके जरूरी काम बीच में ही अटक सकते हैं। आइए इसके बारे में बताते हैं कि 1 अप्रैल से कौन से 11 नियम बदलने वाले हैं। दरअसल 1 अप्रैल से पैन कार्ड के सख्त नियम लागू होने वाले हैं। अब केवल आधार से नया पैन कार्ड नहीं बनेगा। 1 अप्रैल से नए आवेदन या फिर सुधार के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। जहां ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब केवल OTP काफी नहीं होगा। RBI के नए नियमों के तहत पिन, बायोमेट्रिक या फिर डिवाइस वेरिफिकेशन जैसी सुरक्षा की 2 परतें जरूरी होगी। वहीं पर है सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। जी नया लेबर कोड लागू होने से आपकी बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होना चाहिए। इससे आपका PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकते हैं। वहीं पर HRA क्लेम पर सख्ती। अगर आप साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देते हैं तो नए फॉर्म 124 में मकान मालिक का पैन देना होगा, यानी कि पैन कार्ड देना होगा। साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि मकान मालिक आपका रिश्तेदार है या नहीं। वहीं पर नया आयकर अधिनियम 2025। जी हाँ, 1 अप्रैल से 1961 का पुराना टैक्स कानून खत्म होकर के नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा, जिससे टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान और फिर पारदर्शी हो जाएगी। वहीं पर क्रेडिट कार्ड और इनकम टैक्स। अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं या फिर 1 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को जाएगी।